हाँ जी बेटा, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था α/1 इज इक्वल टू β/2। ठीक है, अब ठीक हो गया। इज इक्वल टू γ/3। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन की रेशो हमने निकाली थी। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में। तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि चलो, वैसे पहले भी बताया था पर ये कर लेते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ये एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं भी, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, थर्मल एक्सपेंशन। तो एक तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको रेल वाला। ठीक है ना, जो आयरन रेल होती हैं। ठीक है, आयरन रेल, रेलगाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेल की बात कर रहा हूँ। तो जो आयरन रेल है, जहाँ पर अब देखो, कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, कोई भी रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग से एंड तक एक सिंगल ही होगा, सिंगल ही वो आयरन रेल होगी जो पूरी लंबी होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसमें जॉइंट तो लगता है। तो जहाँ जॉइंट लगता है वहाँ पर हल्का सा गैप छोड़ दिया जाता है और इस तरह से इसको यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, इसका रीज़न ये है कि अगर गर्मियों में, या गर्मी भी छोड़ो, जब रेलगाड़ी जब उसके ऊपर से चलेगी तो काफ़ी सारा फ्रिक्शन होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो उस हीट एनर्जी की वजह से अगर ये एक्सपेंड होगा, और डेफिनेटली एक्सपेंशन तो आएगा, हमने पढ़ा है कि थर्मल एनर्जी की वजह से लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना, तो वो जो एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन की वजह से इस आयरन रेल की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और अगर इसमें गैप बिल्कुल नहीं होता, तो ये इस तरह से ओवरलैप कर जाती। ओवरलैप करने का यानी एक ये वाला हिस्सा इधर बढ़ जाता, ये वाला हिस्सा इधर बढ़ जाता। ठीक है ना, या अगर मान लो गैप नहीं है इनके बीच में तो इसको तोड़ती, कहीं ना कहीं से ब्रेक आता। ठीक है ना, क्योंकि ये इधर बढ़ना चाह रहा है, ये इधर बढ़ना चाह रहा है, ब्रेक होता कहीं ना कहीं। तो उस ब्रेक की वजह से ये रेल डिस्कनेक्ट होती। रेलगाड़ी जब इसके ऊपर से जाती तो एक्सीडेंट के चांसेस थे। तो उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए इस रेल के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ठीक है ना, टू अवॉइड द एक्सीडेंट। ठीक है ना, या इसलिए ये आपका एप्लीकेशन है एक थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है ना, अब जो ये इसी तरह से जो ब्रिजेस होते हैं, ठीक है ना, जो ब्रिज होते हैं उसमें भी जहाँ पे कनेक्शन किया जाता है तो इस तरह से कोई ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है ना, कोई भी किसी भी काम के लिए कोई ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, उसमें भी इसी तरह का स्पेस थोड़ा जोड़ा जाता है। जहाँ पर जॉइंट होगा वहाँ पर थोड़ा स्पेस रखा जाएगा, ताकि अगर किसी तरह का एक्सपेंशन हो रहा है धूप की वजह से समर सीजन में, तो उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सपेंशन कवर हो जाए। ठीक है ना, या जो आप किसी भी व्हीकल की बात करें, उसमें जो आयरन का रिम होता है, ठीक है ना, किसी भी व्हीकल में जो काफ़ी मतलब कोई भी व्हीकल आप ले लो, उसका जो रिम होता है आयरन का, उसमें भी हल्का सा स्पेस रखा जाता है। वो स्पेस इसलिए रखा जाता है, स्पेसिफिकली जो लकड़ी के पहले जो पहिए होते थे उसमें भी उसके ऊपर जो रिम लगाया जाता था, उस रिम के ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रखते थे। उसका रीज़न यही है कि जब ये एक्सपेंड होगा, जब लकड़ी है गीली होगी तो फूलेगी। ठीक है ना, एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंशन की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा, आपका जो ऊपर का आयरन का रिम होगा ये ब्रेक हो जाएगा। तो वो ब्रेक ना हो इसके लिए जो इसमें एक्सपेंशन थोड़ा बहुत आएगा वो यहाँ पे इस स्पेस में कवर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक आप जो है पेंडुलम के बारे में पढ़ोगे 10th यूनिट में, क्या कि T इज इक्वल टू 2π√L/g। ये फॉर्मूला तो आपने पहले भी पढ़ा होगा डायमेंशन वाले में, कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना वो लेंथ पे डिपेंड करता है या जी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो जो पेंडुलम की क्लॉक होती है ना, उनका जो लीवर होता है, ठीक है ना, उसको मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो अलग अलग पहले तो उसका मटेरियल ऐसा होगा कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम हो। ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ उसकी लेंथ में कोई चेंज ना आए। ठीक है ना, पहले तो उसको बनाया इस तरह से, इस मटेरियल से जाएगा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होगा, और उसके बाद भी उसमें थोड़ा सा लीवर में स्पेस दिया जाता है ताकि अगर कोई एक्सपेंशन हो भी रहा है किसी तरह का तो वो कवर हो जाए। ठीक है ना, ये बात है। अच्छा, उसके बाद आप ये कह सकते हैं जो ग्लास वगैरह हैं, ठीक है ना, जो हम ग्लास में जॉइंट लगाते हैं कहीं पर, ठीक है ना,
फ्यूजिंग करते हैं ग्लास के अंदर, तो वहाँ पर कौन सी वायर यूज़ की जाती है? प्लेटिनियम यूज़ की जाती है, ठीक है ना। ओनली प्लेटिनियम वायर इज़ यूज्ड फॉर फ्यूजिंग इनटू ग्लास, क्योंकि जो कोफिशिएंट है थर्मल एक्सपेंशन है प्लेटिनियम का, वो क्या होता है? लगभग ग्लास के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ प्लेटिनियम इज इक्वल टू ग्लास। दोनों का थर्मल एक्सपेंशन क्या है? सेम है। दोनों का थर्मल एक्सपेंशन क्या है? सेम है। तो ये इसकी नॉलेज थी, तभी हमने ऐसा यूज़ किया। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो आयरन रेल है, चाहे आपका एक्सेल है, रिम है सॉरी, ठीक है ना, या ग्लास या पेंडुलम्स के लिए जो हम लीवर यूज़ करते हैं उसको भी, मतलब इन सब में इन थर्मल एक्सपेंशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन की थ्योरी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की, कोई भी कंटेनर है आपके पास, इसके अंदर आपने पानी डाल रखा है, नीचे से आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लिक्विड क्या होगा? एक्सपेंड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आपका कंटेनर एक्सपेंड नहीं होगा, कंटेनर को भी तो हीट एनर्जी दे रहे हो ना। अगर आपका लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है तो आपका कंटेनर भी एक्सपेंड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो जो एक्सपेंशन है वो दोनों में काउंट होगा, ठीक है ना। एक्सपेंशन जो है वो दोनों में काउंट होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक व्यू बताया भाई, यहाँ पर भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी टर्म, ये तो मैंने कुछ सिंपल बातें की। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट, वो है क्या है आपका? स्पेसिफिक हीट। किसी भी बॉडी का, देखो स्पेसिफिक हीट को थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकली बताता हूँ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। देखो पहले इसको थ्योरेटिकली समझो, उसके बाद आपको आगे डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा। किसी भी बॉडी को जितना ज़्यादा हीट एनर्जी देंगे उतना ही उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, सिंपल सा फंडा है। जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी दोगे उतना टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है ना। और अगर उसका मास ज़्यादा है, एक मिनट, हाँ जी, अगर उसका मास ज़्यादा है तो भी उसको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी उसका टेम्परेचर आप रेज कर पाओगे। कम मास है तो कम हीट एनर्जी देनी पड़ेगी टेम्परेचर रेज करने के लिए, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर हमने S जो है, या किसी बुक में इसको S की जगह C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। S या C, ये क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। अब इसको मैथमेटिकली समझाता हूँ पहले। तो यहाँ से S या C जो भी आप ले रहे हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m डेल्टा t, ठीक है ना। यहाँ पर Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट एनर्जी को। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। और डेल्टा T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को। तो अगर मेरे पास यूनिट मास है, यूनिट टेम्परेचर में चेंज आया और यूनिट हीट एनर्जी हमने दी, तो स्पेसिफिक हीट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन बनी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू raise the temperature of a body, to raise the temperature of a body of unit mass, of unit mass। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अमाउंट की उस रेज करने के लिए जो हमें हीट एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। यहाँ पर यूनिट टेम्परेचर में चेंज करना है, यूनिट मास है हमारे पास, और यूनिट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक हीट समझ सकते हैं। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हमें जो हीट एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे 1 डिग्री हमने उसका टेम्परेचर रेज करना था, और 1 kg जो है वो उसका क्या था? मास था, ठीक है ना। उसके लिए हमें जो हीट एनर्जी चाहिए वो क्या होगी हमारे पास? उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। वो क्या होगी? उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? फॉर्मूला बना, देखो, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये क्या बन गया इसका?
स्पेसिफिक हीट का ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। अगर यूनिट निकालना चाहो तो ये क्या बनेगा, क्यू एम डेल्टा टी, यानी आप लिख सकते हो जूल पर केजी और पर केल्विन, ठीक है ना। या आप लिख सकते हो कैलोरी पर केजी, या सॉरी पर ग्राम लिखो, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना, और पर डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से आप लिख सकते हो बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो हमें हीट एनर्जी चाहिए, चेंज करने की जगह लिखो आप रेज करने के लिए, यानी वहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जो हीट एनर्जी हमें चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मोलर स्पेसिफिक हीट। यानी इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल पर मोल पर केल्विन, या कैलोरी पर मोल ही रहेगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, कैलोरी पर मोल और पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 kg सब्सटेंस है, 1 डिग्री या 1 केल्विन उसका टेम्परेचर आप रेज करना चाहते हो, उसके लिए जो हीट एनर्जी चाहिए दैट इज स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट में सब्सटेंस कितना हो जाएगा आपका, 1 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, वो है आपकी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात है वो ये है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, या इसको हम बोल देते हैं थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होता है कि वो हीट एनर्जी जो हमें चाहिए, ठीक है ना, जिसका यूज़ करके आप ये कहो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री, ठीक है ना। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जिसका यूनिट मास है, ठीक है ना, उसको देखो हीट कैपेसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। इसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो वो क्या हो जाएगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, आप लिख सकते हो कैलोरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कैलोरी डिग्री सेल्सियस बनेगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है, देखो स्पेसिफिक हीट की यूनिट अभी आपने निकाली थी। अगर स्पेसिफिक हीट की हम ये लिखें तो ये था जूल पर केजी, ठीक है ना, और पर केल्विन था, और यहाँ पर क्या है केजी, तो ये केजी से केजी तो कैंसिल हो गया, क्या बना जूल केल्विन इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर कैलोरी और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इस तरीके से आप इसकी यूनिट बना सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है आपका वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, वाटर इक्विवेलेंट, EQUIVALENT इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, ठीक है ना। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ये सब्सटेंस है, ठीक है ना, इसको आपने 1 डिग्री इसका टेम्परेचर चेंज किया, या मान लीजिए आपने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री जो है इंक्रीज हो गया इसका टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इसका मास कितना था, m था। अब हमने यहाँ पर पानी ले लिया, क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना पानी लें, कितना पानी लें। इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है। हीट एनर्जी हम उतनी ही देंगे, हीट एनर्जी हम उतनी ही देंगे, और टेम्परेचर में जो रेंज चाहिए वो भी कितना चाहिए, 1 डिग्री का ही चाहिए। यानी यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़ा था और यहाँ पर भी 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ना चाहिए,
ठीक है ना। तो कितना मास लें ताकि सेम हीट एनर्जी सप्लाई करें और सेम टेम्परेचर में चेंज आए, तो वो जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। अगर मैं लिखूं इसको तो वाटर इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो, मास ऑफ वाटर, ठीक है ना, मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ हीट, जिसको क्या चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है ना, गिवन बाय द गिवन बॉडी, बाय द गिवन बॉडी, यहाँ लिख देते हैं, बाय द गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। वो मास पानी का जिसको सेम अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है और उसमें जो है बाय द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। सेम हीट दी मैंने, सेम टेम्परेचर में रेज किया, इसका मास m था, तो इसका कितना मास लें वो क्या हो जाएगा, आपका वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, पानी का वाटर इक्विवेलेंट होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट होता है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। डेरिवेशन इस बार नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो डेरिवेशन भी कराते हैं आपको। आप इसका फॉर्मूला याद रखिए, मास इनटू स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होता है आपका, वाटर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। मास, अब तो यूनिट वही रहेगी, क्या रहेगी यूनिट आपकी, केजी से केजी तो कैंसिल हो जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो क्या बचेगा आपका, जूल केल्विन, ठीक है ना, जूल केल्विन इनवर्स या फिर कैलोरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये 2 यूनिट आपकी इसकी रहेंगी, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया ये